सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो प्रीवियस जो वीडियो है हमारा शॉर्ट हो गया ड्यू टू पावर शॉर्टेज। सो वहां से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी क्या होता है, वो सब हम पढ़ रखे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। जनरल फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे फोर्स एंड मास के टर्म में। जी का वैल्यू जो है 9.821 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक लेवल पे होता है। वो जनरली सी लेवल पे हम लोग जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिफाइन करते हैं उसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है चेंज करता है ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो चार फैक्टर होते हैं जिसमें दो फैक्टर हमने पढ़ रखा था कि ड्यू टू हाइट किस तरह से चेंज करेगा, ड्यू टू डेप्थ किस तरह से चेंज करेगा। तो ड्यू टू हाइट आप जानते हो GH को लिखोगे तो G इंटू एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है 1 माइनस एच बाय आर, 1 माइनस एच बाय आर, सॉरी 1 माइनस 2h बाय आर। ओके, 1 माइनस 2h बाय आर भी कब होता है, जब h जो है वेरी वेरी स्मॉल देन वेरी वेरी स्मॉलर देन आर होता है। नहीं तो जनरली हम क्या लिखेंगे उसको, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, और ये लिखते हैं जनरली। उस केस में क्या होगा, जब दो केस लिखते थे हम GH की बात करते थे तो GH क्या होता है GM बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आर प्लस एच को आप स्मॉल आर पोजीशन के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसा लिखेंगे। जनरल जो है फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो ये होता है जी का हाइट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आर जो होगा आर प्लस एच होगा। अगर एच जो है बहुत बहुत इफ कंडीशन जो है ये वाला आ जाता है देन GH को हम लिखते हैं GM बाय आर स्क्वायर 1 माइनस 2h बाय आर। ओके, और ये जो है इसका वैल्यू जो होता है G होता है G इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप याद रखेंगे। ओके, एंड डेप्थ के केस में कब होता है, डेप्थ के केस में जब हम निकालते हैं काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला वही यूज करते हैं हम लोग हमेशा। क्या G इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है GM डैश M बाय आर स्क्वायर लिखते हैं GM डैश बाय M बाय आर स्क्वायर। और यहीं पे आपने लिखा था M डैश को, क्या लिखा था M डैश को लिखा था आपने टोटल मास, मतलब कि R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। और ये M डिवाइड सॉरी यहाँ पे मास से डिवाइड करना हम भूल गए थे। सो ये हो गया आपका R स्क्वायर एंड M। और इसको ही आप क्या लिखते हो फाइनली जो आता है आपका GM बाय आर स्क्वायर। और यहां पर आप पुट करते हो R माइनस डी, यहाँ पे R क्यूब होता है R माइनस डी, इस तरह से पुट करते हो। और ये क्या होता है GD की बात करते हैं तो GM बाय आर स्क्वायर। देखो जनरल अगर D जो है कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब कि 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर अगर अंदर जाते हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और अगर 500 मीटर 1000 मीटर 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की बात कर रहा है तो ये जो होता है 1 माइनस डी बाई आर, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे जब जो है D इज वेरी वेरी लेस देन R होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या एक पर्सन A है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल में एक पर्सन है A जो कि D डेप्थ मतलब कि D इक्वल टू 500 मीटर नीचे जाता है, और दूसरा पर्सन है B जो कि H इक्वल टू 500 मीटर ऊपर जाता है। तो पूछेगा क्या G का वैल्यू जो होगा B के पोजीशन पे ज्यादा होगा या A के पोजीशन पे ज्यादा होगा, G का वैल्यू A के पोजीशन पे ज्यादा होगा या फिर B के पोजीशन पे ज्यादा होगा या दोनों के पोजीशन पे इक्वल होगा। ओके, ऐसा करके ऑप्शन दे देगा। तो इस केस में याद रखेंगे, इस केस में हमने याद रखा है तो क्या होता है जनरली GH की बात करते हैं तो G इंटू 1 माइनस 2h बाय आर होता है। और GD की बात करते हैं तो G इक्वल टू H माइनस डी बाय आर होता है। ओके, H माइनस डी बाय आर होता है। तो ऑब्वियसली H और D इक्वल होगा, H और D इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा GH का वैल्यू
इफ जो है इफ h इक्वल टू डी कर दिया तो gh का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन gd हो जाएगा। सो अगर 500 मीटर ये नीचे जाता है, 500 मीटर ऊपर जाता है b, तो ये क्या हो जाएगा, b के पोजीशन पे g का वैल्यू कम होगा इन कंपैरिजन टू वैल्यू ऑफ g एट पोजीशन ऑफ a। सो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो इसको याद रखेंगे, ऐसा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसको हम यहां तक रहने देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चे, आगे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ माइक्रोफोन सही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ एंड ऑन जी। जनरली जो है अर्थ का रेडियस इवन नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ पोल पे जो रेडियस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। ओके, सो रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल जो होता है लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर होता है पोल। ये कहने का मतलब, आरपी कहने का मतलब रेडियस एट पोल, और ये आर कहने का मतलब रेडियस एट इक्वेटर। सो इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस ज्यादा होता है और पोल पे कम होता है। और जी का जो जनरल फॉर्मूला आप ले यूज करते हो, जी एम बाय आर स्क्वायर एट सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे। सो जीपी बाय जी ई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आर ई का स्क्वायर बाय आर पी का स्क्वायर। अब जानते हो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, सो ये क्या हो जाएगा, जीपी इज ग्रेटर देन जीई। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये फैक्ट याद रखेंगे, जीपी माइनस जीई जो होता है तो बेसिकली 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको ज्यादा नॉलेज के लिए याद रखना है तो ये याद रखेंगे, नहीं तो फिर ये इससे काम चल जाएगा। ओके, शेप ऑफ अर्थ भी क्या करता है, जी के वैल्यू पे इफेक्ट करेगा। पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। ओके, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि पोल से इक्वेटर पे जाता है तो जी का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा। सो पोल से इक्वेटर पे आएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और इक्वेटर से पोल पे अगर गए तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ओके, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जी का वैल्यू कम होता है इक्वेटर के पास, तो इसलिए जो है हम जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसको जी के इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए हम फ्यूल बर्न करते हैं। इसीलिए जनरली जो है क्या फ्यूल के कॉस्ट को या कॉस्ट को कम करने के लिए हमारा जो लॉन्चिंग स्टेशन होता है, लॉन्च पैड होता है, वो नियर जी के अबाउट जितना, इक्वेटर के अबाउट जितना होगा उतना ही थोड़ा सा हमें क्या करेंगे, फ्यूल कॉस्ट जो है हमें थोड़ा सेव, फ्यूल कॉस्ट को हम बचा सकते हैं। ओके, सो इसीलिए थोड़ा सा जितना भी लॉन्चिंग स्टेशन होता है जी के इक्वेटर के नियर होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे, यही रीजन है कि जो है लॉन्चिंग स्टेशन जो होता है सैटेलाइट का या फिर स्पेसक्राफ्ट का नियर जो है इक्वेटर होता है, क्योंकि वहां पे बिकॉज देयर वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी नियर पोल। ओके, सो इसको याद रखेंगे। इसका यहीं तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, तो हो ही गया। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ भी होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे, ये अर्थ है तो ये क्या करता है, अर्थ रोटेट करते रहता है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ओके, सो अर्थ रोटेट करते रहता है, तो अगर कोई बॉडी जो है ये यहां पर है, मान लेते हैं कि इक्वेटर पर ही है। ओके, सो इक्वेटर पर ही है तो ये क्या होगा, इस पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इधर होगा, और यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा Fc। सो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, नेट फोर्स ऑन
बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एफ जी डैश ही बोलते हैं, एफ जी माइनस एफ सी। जनरली एफ जी को हम मान लेते हैं कि एम जी होगा, और एम सी की बात करेंगे तो एफ सी की बात करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एट इक्वेटर की बात करेंगे, अगर यहां पर रहेगा, अगर मान लो कि ये बॉडी यहां पर है तो ये आर हो जाएगा। ओके, ये आर हो जाएगा, ये यहां पे लिख लेते हैं एट इक्वेटर, एफ जी डैश। सो यहां पे जी डैश की बात करेंगे, जी इफेक्टिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एफ जी डैश। एपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एपरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी, सो ये हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड एट एनी पोजीशन ऑन अर्थ की बात करेंगे तो यहां पे ये ध्यान देंगे, इसके लिए हम यहां ये तो देखो ये इक्वेटर पे, तो ये आ जाएगा एट इक्वेटर, इसको ही हम जनरलाइज कर सकते हैं। लैटिट्यूड एंगल की बात करेंगे, ये तो रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, जी डैश ये हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आर जो होगा वो क्या होगा, रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो ये हो गया। जनरल की बात करेंगे तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्या, आर ओमेगा स्क्वायर की अगर बात करें तो आर ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है उसको आप नोट भी कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है। आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0. ये यहां पे याद रखोगे, आर ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके नॉलेज के लिए याद रखेंगे, जरूरी नहीं होता, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ओके, सो ये समझ गए क्या, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उस जी को इफेक्ट करेगा, जी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो होना चाहिए एक्चुअल में। ओके, सो इसको याद रखेंगे। एंड अब इफेक्ट की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, इससे इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंगल की बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा ऑन जी। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ये क्या होता है, अर्थ के पोजीशन को अर्थ के इक्वेटर से लैटिट्यूड एंगल में डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं कि ये पोजीशन है तो यहाँ पर जो होता है लैटिट्यूड एंगल लैम्डा होता है। लैटिट्यूड एंगल की बात करेंगे तो लैम्डा होगा, और ये जो है एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग ये रेडियस जो होगा, इसका सर्कुलर मोशन होगा तो इसको हम आर बोलेंगे। ये हो जाएगा कैपिटल रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। एम जी जो लगना चाहिए था इधर लगना चाहिए था, एम जी जो है इधर, ड्यू टू ओनली एम जी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ओनली एम जी की बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। बट यहाँ पे क्या है कि एक ये रोटेट कर रहा होता है, अर्थ रोटेट कर रहा होता है, तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लगेगा। आर का वैल्यू की बात करेंगे तो ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आर कॉस लैम्डा हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। सो इस केस में देखेंगे तो एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी लगेगा, और टुवर्ड्स द सेंटर जनरली हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इफेक्टिव
ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर की बात करेंगे तो इसका देखो एक कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा, ये अगर लैम्डा है, ये अगर लैम्डा है, दो पैरेलल लाइन है, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, तो ये भी लैम्डा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो आप लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। सो r को अगर r cos लैम्डा लिखोगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, cos स्क्वायर लैम्डा। ओके, सो अगर हम बात करें तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स टू सेंटर ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो ये जो होता है ये हो जाएगा आपका mg इफेक्टिव इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। इसको ही आप लिखते हो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल r को आप क्या लिख सकते हो r cos लैम्डा, तो r cos लैम्डा लिखोगे तो ये इस तरह से आ जाता है। सो ये हो जाता है mg इफेक्टिव की बात कर लें, और g इफेक्टिव की बात करेंगे तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सो g इफेक्टिव जो हो जाएगा हमारा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। ओके, ऑब्वियसली अब देखो तो ये लैम्डा का वैल्यू क्या होगा एट इक्वेटर, लैम्डा इक्वल टू 0, एट इक्वेटर पे लैटिट्यूड एंगल क्या होता है 0 होता है, तो g इफेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ये हो जाएगा g मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ g। एंड एट पोल की बात करेंगे तो पोल पे क्या हो जाता है लैम्डा का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। सो g इफेक्टिव की बात करेंगे तो ये g इफेक्टिव क्या हो जाएगा g हो जाएगा, बिकॉज cos 90 डिग्री जो होगा 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, सो इस तरह से ये क्या हो जाएगा g मैक्सिमम हो जाएगा। याद रखेंगे, पहले ही बता दिया था ड्यू टू शेप जो है वो भी चेंज इफेक्ट करता है, उसके बाद ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वो भी इफेक्ट करेगा। लैटिट्यूड एंगल से जनरल अगर हम जनरलाइज करेंगे लैटिट्यूड एंगल से तो ये याद रखोगे g इफेक्टिव इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, और बेसिकली ये वाला g जो होगा पोल, g एट पोल। सो पोल पे मैक्सिमम होगा g का वैल्यू और इक्वेटर पे मिनिमम होगा। अगर हम कंसीडर करें शेप ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड एंगल की बात करें तो ये तीनों याद रखेंगे। ओके, सो इस तरह से आप समझ गए कि जी को कौन कौन इफेक्ट करता है, हाइट इफेक्ट करता है, डेप्थ इफेक्ट करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ इफेक्ट करता है, शेप ऑफ अर्थ इफेक्ट करता है। सो ये 4 फैक्टर होते हैं। चलिए, तो ये यहां तक आप समझ गए। इस पे और जी की बात करें तो जी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे आएंगे। सो अब इसको इफेक्ट की बात कर हो गया। ऑल्सो जी की बात करते तो आप क्या लिखते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर। किसी प्लेनेट के लिए हम देखेंगे तो मास को लिख सकते हैं हम डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो जी की बात करेंगे तो डेंसिटी एंड रेडियस के टर्म में, प्लेनेट की डेंसिटी एंड रेडियस के टर्म में बात करेंगे तो रो इनटू आर। ओके, सो ये याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि देयर इज अ प्लेनेट एक्स हुज डेंसिटी इज 2 times the density of earth and radius is 4 times the density radius of earth. Radius is 4 times the density of radius is 4 times the radius of earth and density is 2 times the density of earth. Then obviously देखेंगे तो ये क्या होगा, gx जो हो जाएगा प्लेनेट x पे g का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया 8 गुना हो गया। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। मे बी डेंसिटी को बढ़ा देगा
4 गुना कर देगा, रेडियस को कहेगा 16 गुना डिक्रीज हो गया, रेडियस कर देगा, रेडियस ऑफ एक्स इज 16 टाइम द रेडियस 1/16 पार्ट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी इज 4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ। देन ऑब्वियसली 4 इंटू 1/16 करेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब जी एक्स की बात करेंगे, मतलब ग्रेविटी ऑन एक्स प्लेनेट एक्स क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, याद रखेंगे इस टर्म में डेंसिटी ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट दोनों को कंपेयर करता है अर्थ के डेंसिटी और रेडियस के टर्म में। देन वहां पे जी को आप वैल्यू पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। इसमें है कहीं पे, हाँ, प्लेनेट कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट हुज मास एंड रेडियस वेयर बोथ हैव, ये तो acceleration due to gravity at its surface would be, planet consists a satellite whose mass and radius where both half that of earth, okay, mass and radius दोनों क्या है half है, acceleration due to gravity at its surface। अब ये obviously mass भी half हो गया, radius भी half हो गया, तो यहाँ पे 1/2 करेंगे, यहाँ पे 1/4 करेंगे, तो ये 1/4 का 4 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 1/2 का 2 नीचे आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी हो जाएगा। वहां पे वैल्यू सैटेलाइट के सरफेस पे जी का वैल्यू की बात करेंगे। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और होपफुली अच्छा रहेगा। चलो और भी एक क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम इसकी बात कर लें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कैविटी ऑफ रेडियस आर इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। इसको हम लिख नहीं रहे, टाइम पास होगा, याद रखेंगे। ओके, सो क्या है कैविटी ऑफ रेडियस r/2, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे कैविटी एग्जांपल क्वेश्चन की बात करेंगे, कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस जो है r है। ओके, क्या कहता है, द सेंटर ऑफ कैविटी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर। सेंटर ऑफ कैविटी इज एट r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ओके, और क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है m मास का, स्मॉल m मास का, एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड कैविटी। ओके, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड कैविटी ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ कैविटी। ओके, हेयर g इक्वल टू दे रखा है आपको, पार्टिकल का जो है पार्टिकल मास जो है आपको m दे रखा है, और क्या दे रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड कैविटी इज ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ कैविटी। ओके, हेयर G इक्वल टू जो है आपका gm/r², वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। G का वैल्यू जो है gm/r², और ये जो है मास ऑफ M जो है मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, पहले सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें क्या है, एक कैविटी है r/2 रेडियस का। ये सेंटर ऑफ मास ये यहीं पे होगा, ये सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा, मेड इनसाइड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, कैविटी। ओके, सेंटर ऑफ कैविटी इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r/2, सो ये r/2 पे है, ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा r/2। उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्फीयर
on the line joining both center of a sphere is both center of a sphere and cavities। अब कहता है इस दोनों सेंटर ऑफ अ स्फीयर और सेंटर ऑफ कैविटी, यहां पे ध्यान दो, सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी की बात करते हैं। तो इस केस में जो होगा, इस पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी सी एस एंड सी सी, और इस पॉइंट पे जो कि ये r/2 डिस्टेंस है अपोजिट डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे कोई मास है m, पॉइंट मास है m, तो वहां पे कहता क्या है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एफ जी ऑन एम जो होगा वो क्या होगा, ये फाइंड आउट कीजिए। ओके, ठीक है जी, एफ जी जो होगा वो क्या होगा, ये फाइंड आउट कीजिए। ऑप्शन दे रखा है आपका एम जी बाय 2, बी जो है आपका 3mg/8, सी जो है आपका mg/16, और डी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसको एनालाइज करेंगे। हमें इस पॉइंट पी की बात करेंगे, पॉइंट पी की बात करेंगे। तो ये पॉइंट पी को अच्छे से देखो, पॉइंट पी जो है यहां पे है, ये R इक्वल टू कैपिटल R बड़े स्फीयर के कारण, और छोटे स्फीयर कैविटी के कारण देखो तो ये जो है पॉइंट पी जो होगा यहां पे होगा, ये जो होगा इसके लिए अगर हम R डैश की बात कर दें तो ये हो जाएगा R/2 दिस वन एंड दिस वन R/2, दैट इज R। ओके, सो हम क्या करेंगे इस केस में, हम ये कैविटी है और ये जो है एक सॉलिड स्फीयर है और उसमें ही ये कैविटी को बनाया गया है, तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं क्या कि ये सुपरपोजिशन हम कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पूरा स्फीयर है, उसका मास कैपिटल M है और इसका कुछ मास है M डैश, और वो नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव मास का है, नेगेटिव मास का मतलब एंटी मैटर टाइप का। ओके, सो नेगेटिव मास का है। तो इस पॉइंट P पे, अगर इस पॉइंट P पे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे तो ड्यू टू स्फीयर जो हो जाएगा, ड्यू टू स्फीयर पॉइंट P पे, अगर ये पॉइंट P है तो इस स्फीयर के कारण देखेंगे, इस पूरे स्फीयर के कारण, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा और ये एंटी मास है, सो इसकी वजह से देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इधर होगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैविटी को हम IC बोल देते हैं, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर जो है जनरली वो IS बोल देते हैं। तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP इक्वल टू अगर बात करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे वेक्टर नहीं भी कंसीडर करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS प्लस IC। ओके, IS प्लस IC की बात करेंगे, और मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो ये सीधा IP इक्वल टू क्या होगा, IS, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस IC कर लेते हैं। ठीक है जी, IP इज इक्वल टू हो जाएगा IS माइनस IC, और IP की बात करेंगे तो ये IP जो होगा इसके डायरेक्शन में है, क्योंकि इसको पॉजिटिव कंसीडर किया तो इसको ये पॉजिटिव कंसीडर किया, इसको नेगेटिव कंसीडर किया, तो नेट IP का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसके डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इसका जो भी वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में हम देखेंगे। ओके, सो अब IS की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड टोटल मास कैपिटल M, उसके इनसाइड ये लाई करता है पॉइंट P। सो IS की बात करेंगे तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या होता है, GM बाय RQ इंटू R। ओके, डायरेक्शन जो होता है यहां पे R,
सो ये जो होगा इस केस में देखेंगे तो ये जो होगा IS इधर होगा, और इसकी वजह से देखेंगे तो ये IC क्या होगा। अब ये जो है पॉइंट, इसका जो मास है, इसका मास m डैश, सपोज m डैश बोल देते हैं, ये m डैश जो है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है कितना है, r डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट जो है ये छोटे वाले सॉलिड स्फीयर के कारण जो है उसके आउटसाइड है। अब हम इसको एंटी मैटर कंसीडर कर रखे हैं तो इसीलिए हम इधर दे देंगे डायरेक्शन। इसीलिए नेट अगर देखेंगे तो ये जो है इसके कारण जो है इधर है, और ये छोटे वाले के कारण इस पॉइंट P पे इधर है। तो पॉइंट P पे IS इधर है, IS इधर है, और IC जो है इधर है। तो नेट IP की बात करेंगे तो IS माइनस IP। अब M डैश की बात करेंगे तो M डैश क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। M डैश की बात करेंगे सो इसको हम मिटा देते हैं बच्चे। इधर क्वेश्चन हो गया है, इधर क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन हो गया। तो M डैश की बात करेंगे, इसका M होगा, और इसकी बात करेंगे तो M डैश है। सो M डैश इक्वल टू क्या होगा, M डैश इक्वल टू क्या होगा बताओ। M डैश इक्वल टू हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब, और ये जो होगा उसका जो वॉल्यूम है डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि हम जो मटेरियल का बड़ा वाला स्फीयर बना हुआ है वही मटेरियल का ये कैविटी उसके जस्ट अपोजिट मास का हम मान लेते हैं। सो वो वही सेम मटेरियल का बना होता है। तो हम इसकी बात कर ले तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दिस बिगर स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉलर स्फीयर। ओके, सो ये 4/3 पाई, और उसका रेडियस जो है स्मॉलर स्फीयर का r/2 है, तो यहाँ पे r/2 क्यूब करेंगे। 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया। तो m डैश की बात करेंगे तो ये हो गया आपका, ये m डैश होगा, मतलब कि छोटे स्फीयर का हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो m, ये दोनों तो देखो ये क्या हो गया, r क्यू कैंसिल हो गया, m/8 हो गया। चलो ठीक है। सो IC की बात करेंगे यहाँ पे तो ये स्क्वायर में लिखेंगे, इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, और इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखें, मैग्नीट्यूड में लिखते हैं यहाँ पे। तो ये सीधा r/2 कर देंगे, तो gm/2 r क्यूब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा gm/r स्क्वायर हो सकता है। तो m डैश की बात करेंगे तो m/8 कर लेंगे। तो IC इक्वल टू gm/8 r स्क्वायर हो जाएगा। सो IP की बात करेंगे तो IP जो होता है वो क्या हो जाएगा बताओ तो, IS माइनस IP पहले ही देख रखे हो, सॉरी IS माइनस IC। तो IS का वैल्यू हो जाएगा आपका, IS का वैल्यू क्या हो जाएगा, gm/2r सॉरी r, अगर मान लो r इक्वल टू आप r/2 पुट करोगे तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल gm/2r स्क्वायर माइनस gm/8r स्क्वायर। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 8r स्क्वायर होगा, gm कुछ चेंज नहीं होना, ये हो गया 4gm, और ये हो जाएगा 1gm, तो ये हो जाएगा आपका 3gm/8r स्क्वायर। ऑब्वियसली देखो gm/r स्क्वायर को अगर बात करेंगे तो g हो जाता है, तो IP जो हो जाएगा, IP जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3/8g। ठीक है। सो अब फोर्स क्या होता है, फोर्स की बात करेंगे तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, फोर्स की बात करेंगे तो Fg इक्वल टू m इंटू IP होगा, और m और IP का वैल्यू क्या है, IP का वैल्यू 3/8g है, तो 3/8g पुट करोगे और ये हो जाएगा 3mg/8। ओके, हमने क्या किया पूरे क्वेश्चन में, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया कि पॉइंट P पे हम मान लेते हैं कि ये कैविटी के कारण है, तो हम पहले मान लेते हैं कि ये स्फीयर फुल है, और कैविटी के प्लेस पे एक छोटा, कैविटी के साइज का है एक छोटा स्फीयर, जिसके कारण जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम इसका नेगेटिव मास का भी कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर मास होता, अगर यहाँ पे मास होता
तो यहाँ पे IC का डायरेक्शन इधर होना चाहिए राइटवर्ड, बट यहाँ पे मास नहीं है, एंटीमैटर कंसीडर किए, तो IC का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, सो इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को मैटर प्लस एंटीमैटर, तो यहाँ पे कैविटी जनरेट हो जाता है और इसलिए ये इस तरह से बिहेव करेगा। ओके, सो इस केस में अगर यहाँ पे कैविटी है सॉलिड स्फीयर में, तो इस रिमेनिंग पार्ट के कारण इस पॉइंट पे जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IP, जो कि IS माइनस IC हो जाएगा, और IP का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 3/8G आता है। सो इस पे फोर्स लगेगा M इंटू IP। किसी भी मास पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वाला आपका मतलब कि देखेंगे तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, सो इससे आगे भी बढ़ते, एक और बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, ए स्मॉल एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल करने का मतलब क्या होता है, सरफेस पे ही मास होता है और उसके अंदर कुछ भी मास नहीं होता है। ओके, फुटबॉल जैसा, बैलून जैसा। ओके, सो सिर्फ सरफेस पे मास होगा और उसके अंदर मास नहीं होता है। सो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो ए स्मॉल एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R। ओके, क्या है, स्मॉल एरिया जो है रिमूव किया जाता है, लिख लो, रिमूव्ड फ्रॉम स्फेरिकल सेल। याद रखेंगे, स्फेरिकल सेल करने का मतलब अंदर से खोखला, अंदर मास नहीं होना मांगता है उसके अंदर। सो स्फेरिकल सेल ऑफ मास जो है उसका मास कैपिटल M है एंड रेडियस कैपिटल R है। देन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द हॉलो पर्सन, नियर द हॉलो पोर्शन। क्या होगा, ओके, मतलब इसको समझो कि ये हमारा बैलून या व्हाटएवर भी एक बबल है या फिर व्हाटएवर एक फुटबॉल है, इससे ऊपर वाला छोटा सा पैच जो है, पैच हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये इस तरह से शो करते हैं। ओके, सो ये पैच वाला एरिया हम क्या करते हैं, जस्ट जो है पैच वाला एरिया जस्ट काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके जस्ट मतलब इसको बाहर निकाल लेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा, जस्ट रिमेनिंग पोर्शन की बात करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन देखो ऐसा ही होगा, शेप में कोई चेंज तो नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा पैच हटाया हुआ है। पैच की बात कर ले, सो पैच की बात कर लेते हैं, तो ये वाला पैच जो है हटाया हुआ है। ओके, सो इसी पॉइंट पे P पे क्या पूछता है आपसे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, IP की बात कर रहा है, क्या हो गया। ओके, अब देखो यहां पे कंसीडर करो तो हम क्या मानते हैं। अब मान लो कि इन जनरल, हम जनरल ये सब क्वेश्चन पे आने से पहले अगर मान लो कि एक कोई मास है, स्फेरिकल सॉलिड मास है, या इसको पॉइंट मास कंसीडर करो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है IG इधर होगा, इधर देखे तो IG इधर होगा, इधर देखे तो IG इधर होगा, और इधर देखे तो IG इधर होगा। IG की बात करेंगे तो इधर होगा, ठीक है, IG की बात करेंगे तो इधर होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये रिंग है या डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क का थिकनेस हम नहीं कंसीडर करते हैं, तो इधर जो होगा IG इधर होगा, सिर्फ एक पेज कंसीडर करते हैं मास का, सीट का, और इधर IG होगा, ठीक है। सो इसको समझ गए। अगर ये पॉइंट मास भी है
तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा यहाँ पे कन्वर्ज होगा, और डिस्क है तो IG की बात करेंगे तो ये इधर होगा और ये इधर होगा, इस तरह दोनों तरफ से। ओके, इधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा, एकदम पैरेलल बीम की तरह। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो आप समझ लिए। तो अब ये जो है पैच, छोटा सा हमने सरफेस जो बाहर निकाला, सो इस पे छोटे से सरफेस पे हम जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, सो इधर वाला ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इधर होगा IG, और इसकी बात करें तो IG। इसको पैच के कारण हम पैच बोल देते हैं। ओके, सो IG P कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पैच मास या रिमूव सरफेस। ओके, सो इसकी वजह से, और जो है हम जो मान लेते हैं IG R, तो ये जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग spherical cell part। ओके, सो अब देखो यहां पे IP की बात करें, इसको हम मिटा देते हैं। तो IP की बात करेंगे तो इस पॉइंट P पे देखो, इस पॉइंट P पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, दिस रिमेनिंग पोर्शन लिखेंगे तो IG और इनटू IG, इसका रिमेनिंग पोर्शन IGR लिखे। चलो ठीक है जी। अब क्या कर रहा है, अब हम इसको फिर से अगेन सुपरपोजिशन जैसा देखें, तो अब इसको लाते हैं यहां पर, लाते हैं। ओके, इस पैच एरिया को वापस से यहां पे लाके एज्यूम करते हैं। इसके कारण जो पहले से ही अगर पैच नहीं है तो इसके कारण जो है इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा IGR, बट इस केस में देखो अब जब इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, when we recombine both part, देन ये क्या हो जाएगा IP क्या हो जाएगा, पॉइंट P जो हो जाएगा जस्ट इनसाइड कट सरफेस और hollow spherical, complete hollow spherical cell। चलो ठीक है जी। सो अगर हम इसको रिकंबाइन करते हैं, इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, उसके सरफेस के जस्ट इनसाइड ये पॉइंट P है, वैसा हम कंसीडर करेंगे, मतलब कि कंप्लीटली हॉलो स्फेरिकल सेल है और उसको दो पार्ट में अलग अलग। तो उस पॉइंट P पे जो है IP पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, वेक्टर होता है तो वेक्टर लिखते हैं, IGR ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, दिस रिमेनिंग पोर्शन, एंड प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पोर्शन। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैच एरिया। चलो ठीक है। अब देखो इस केस में ये जो होगा IGP इधर होगा, और मतलब कि दो सरफेस है, ये पैच है, तो इधर देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा, और इधर से देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा, इस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में।
सो इस केस में अगर हम देखेंगे पॉइंट पी पे, तो इसके कारण जो होगा रिमेनिंग पोर्शन जो है, रिमेनिंग पोर्शन के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बाहर से हमारी ओर, हमारे फेस की ओर, आईजीआर, और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इधर से उधर की ओर होगा। सो हम दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील करना है तो आईपी इक्वल टू आप लिख सकते हो, इसको अब सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना है, इसको हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो आईपी इक्वल टू लिख सकते हो आई जी आर, एंड आई जी आर और आई जी पी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो आई जी पी। चलो ठीक है जी, बट आप क्या जानते हो, अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा, हॉलो स्फेरिकल सेल का। और हॉलो स्फेरिकल सेल के जस्ट सरफेस के इन नीचे भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड द हॉलो स्फीयर हो जाएगा। और इनसाइड द हॉलो स्फीयर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। सो आई जी आर माइनस आई जी पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आई जी आर इक्वल टू आई जी पी, आई जी आर इक्वल टू आई जी पी हो जाएगा, आई जी आर इक्वल टू आई जी पी, जस्ट इनसाइड की कंसीडर किए तो। अब जो है इस केस में व्हेन पी जस्ट इनसाइड, अब देखो यहां पे ये जो होगा व्हेन, अब इसी पॉइंट पी को हम क्या कर लें, ऑन द सरफेस पे हो जाए तो, व्हेन पी ऑन द सरफेस हो जाएगा, तो ऑन द सरफेस हो जाएगा तो जस्ट इसके आउटसाइड हम कंसीडर करें, इसके ऊपर, तो इस पैच के कारण हो जाएगा आईजीपी इस डायरेक्शन में, आईजीपी इस डायरेक्शन में, और रिमेनिंग जो पोर्शन इधर है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसके कारण जो हो जाएगा आईजीआर, आईजीआर इसी डायरेक्शन में। तो दोनों क्या हो जाएगा, आईपी इक्वल टू आईजीआर, यहां पे व्हेन पी जस्ट इनसाइड, व्हेन पी ऑन द सरफेस, सो आईजीआर प्लस आईजीपी, एंड एट द सरफेस ये क्या होता है, आईपी की बात करते हैं तो आईपी क्या हो जाता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर हो जाता है, ओके, एट द सरफेस। सो अब देखो आई जी आर और आई जी पी तो इक्वल है, सो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2IGR जो हो गया GM बाय आर स्क्वायर। सो IGR की बात करें तो ये हो गया आपका GM बाय 2 आर स्क्वायर। मतलब क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, GM बाय 2R स्क्वायर। अगर पैच को हम हटा लेते हैं, थोड़ा सा कोई भी छोटा सा भी पैच, उसका से एरिया कंसीडर नहीं किया है, बड़ा सा या छोटा सा कोई भी का हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सीधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, GM बाय 2R स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखोगे। चलो, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रखे, अच्छा खासा कर रखे, और जब हम डिस्कस करेंगे तभी होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ही है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, एडवांस लेवल के कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, ट्रिकी था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है बट ट्रिकी है कि इसको थोड़ा सा हटा लिए तो क्या होगा। तो मैंने बताया थोड़ा सा हटा लिए तो इसका मान लेते हैं ये वाला, लेकिन डायरेक्शन देखो इधर होगा और इसके कारण जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। चलो ठीक है, फिर से सुपर इंपोज करो, इसको रिकंबाइन करो, तो एक बार इसको जस्ट इनसाइड कंसीडर कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन और पैच दोनों के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल मिल गया। ऑन द सरफेस हम देखते हैं तो ये तो हॉलो स्फेरिकल के सेल के केस में इतना होता है और ये दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो गया। सो ये कर लिया। ओके, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज कर लोगे और ये वेरी टिपिकल क्वेश्चन है,
सिमिलर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दोनों जो क्वेश्चन अभी कराए वैसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो एडवांस लेवल कंसेप्ट पे आता है, मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चंस है। ओके, कहीं पर पूछा जाता है ट्रिक, अगर आप नहीं देखे हो तो आपको फिर ध्यान में ही नहीं आएगा। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ओके, सो इसको आप यहां तक याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे। सो जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है कि लेट जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, के बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। याद रखें, स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कैपिटल के क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड के क्या है आपका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है जी। और क्या कहता है इसमें, कहता है सपोज अर्थ रेडियस डिक्रीज बाय 2% कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटी सेम। अर्थ रेडियस जो है डिक्रीजेज बाय 2% कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटी सेम। देन ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है क्या कि G डिक्रीजेज बाय 2%, K डिक्रीजेज बाय 4%, G डिक्रीजेज बाय 4%, K इंक्रीजेज बाय 2%, G डिक्रीजेज बाय 4%, K इंक्रीजेज बाय 4%, G डिक्रीजेज बाय 4%, K इंक्रीजेज बाय 4%। ओके, इस तरह से गिवन है। एक बार फिर से रिपीट, ए ऑप्शन है G डिक्रीजेज बाय 2%, K डिक्रीजेज बाय 4%, मतलब कहता है G जो है 2% से घटेगा, K भी K 4% से घटेगा। दूसरा ऑप्शन है G डिक्रीजेज बाय 4%, K इंक्रीजेज बाय 2%, मतलब दूसरा ऑप्शन जो है कहता है G घटेगा 4% से, K इंक्रीज करेगा 2% से। तीसरा ऑप्शन है G इंक्रीज करेगा 4% से और K भी इंक्रीज करेगा 4% से, मतलब G और K दोनों जो है बढ़ रहा है 4% से। चौथा है G डिक्रीज करेगा 4% से और K इंक्रीज करेगा 4% से। G डिक्रीज करेगा बट K इंक्रीज करेगा। तो कौन से कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, G आप लिखते हो तो GM बाय आर स्क्वायर, रेडियस चेंज कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। इसका मतलब G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब ये जो हो जाएगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप एंगुलर मोमेंटम आप लिखते हो K इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लिखते हैं L जो होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑन 2I, पी स्क्वायर बाय 2m होता है, वहां पे मोमेंटम होता है और यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा। ये क्या होगा, एंगुलर मोशन में जो इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्वियसली जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। स्फीयर के केस में सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर कैलकुलेट करते। सो यहां से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप परसेंटेज चेंज इन डेल्टा जी बाय जी एक डिफरेंशियल फॉर्मेट में कैलकुलेशन होता है, तो ये क्या होता है, डेल्टा जी बाय जी की बात करेंगे तो रिलेटिव चेंज इन जी, रिलेटिव चेंज इन आर इंटू 2 हो जाएगा, रिलेटिव चेंज इन आर इंटू 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली इस केस में जो है, अगर देखो यहाँ पे R
इंक्रीज करेगा। एरर की बात करते हैं तो सब पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में देखो आर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जी डिक्रीज करेगा, और आर अगर डिक्रीज किया तो जी इंक्रीज करेगा। और परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन आर। परसेंटेज चेंज इन जी अगर 10% से कम हो रहा है तो, क्वांटिटी में 10% से कम हो रहा है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू या चेंज इन वैल्यू देन परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं। बट 2% की बात किया है तो 2% के लिए ये वाला जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। सो परसेंटेज चेंज इन जी जो होगा ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन आर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे रिलेटिव चेंज इन जी एंड रिलेटिव चेंज इन आर की बात कर रहे, तो परसेंटेज में कुछ नहीं, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली अगर ये 2% से घटा है तो ऑब्वियसली ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो जी क्या हो जाएगा 4% से इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का भी देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन के डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन आर इंटू 2 हो जाएगा। तो मतलब रेडियस भी क्या हो जाएगा, अगर रेडियस सब कुछ कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज कर जाएगा, रेडियस को चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली कितने से चेंज हो जाएगा, तो इसको भी देखो, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। कितने से इंक्रीज करेगा, सेम फैशन में इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब अगर 2% से ये रेडियस डिक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों क्या होगा, 2 into 2 4% से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। गिवन ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है, दोनों क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कर दिया रेडियस डिक्रीज कर रहा है 2% से, कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटी सेम। देन उसका रिलेशनशिप देखो, जी का रिलेशनशिप ये है डायरेक्टली। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो होगा जनरल जो है फॉर्मूला ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर डिक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो दोनों क्या है, जी भी इंक्रीज करेगा 4% से और के भी इंक्रीज करेगा 4% से। चलो हमें लगता है कि हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड, और इस पे बहुत सारे आपके पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के रिलेटेड जो है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कस करेंगे। ओके, होपफुली तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, सीखिए और अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को भी सेफ रखिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।